ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, अवट्टू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि जब डिसबैलेंस होती है तो शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं और इसके कारण से शरीर में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसकी जो दवाइयां ली जाती हैं इसके लिए कहा जाता है कि थायराइड की दवा एक बार शुरू होती है तो जीवन पर्यंत चलती है, कि आजीवन इसको खाना पड़ता है और धीरे धीरे इस दवा का डोज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और दवा खाने का अंत नहीं होता। लेकिन इस दवा को खाने के बाद भी क्या थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं? नहीं होते हैं, पर दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आज हम आपको दवाइयों के पहले साइड इफेक्ट बताएंगे, उसके बाद अवट्टू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में क्या काम करती है, इसका काम क्या था वो भी बताएंगे और ये ठीक कैसे रखी जाए इसके हम वो भी उपाय बताएंगे और रोग हो गया तो उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि गर्भावस्था में भी समस्या कई बार बहुत परेशान करती है तो उसका भी आप समाधान कैसे करेंगे हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, आप जब किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं कि आप इसकी दवाइयों को छोड़ना चाहते हो, दवाइयों को छोड़ने के लिए आपको अपनी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना होगा। तो कॉम्प्लिकेशन यानी कि रोगों को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होती है ना, हमें ये जानना होता है कि हम गलतियां क्या करें क्या जिसके कारण से हमें रोग आया है। यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप कभी भी अपने किसी भी रोग से छुटकारा पा पाएंगे। अब मित्रों, आपकी आशा क्या होती है, कोई छोटा सा वीडियो हमें मिल जाए, हम उसको फॉलो करके अपने रोग को ठीक कर लें, पर क्षमा करें मित्रों, मेरे पास ऐसा कोई भी निर्देश नहीं होता और आप भी जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो देख के आप बहुत कुछ कर चुके होंगे पर आपको समाधान नहीं मिला। पर आज मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, हम जहां बताते हैं उन वीडियोस को देख के पूरा पालन करते हैं, तो मित्रों आप अपने थायराइड को 70 to 90% क्लियर कर सकते हैं। 10% में जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, तो गेहूं को जितना खा लिया है, अब उसको तो पूरा ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें भरा नहीं जा सकता, पर बाकी गेहूं जो है वो घुन लगने से नहीं, उसको खाने से बचाया जा सकता है। तो वैसे ही हमारा शरीर होता है मित्रों, कोई भी रोग जब शरीर में लगता है तो वो स्थिति बनती है, तो हम उसको जितना बचा सकते हैं और जितना प्राणायाम करके फिर आप प्रिपेयर कर कितना कर पाते हैं सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये दवाओं के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको दवाइयां छोड़ने का पहले दिमाग में स्थित हो जाए। तो सबसे पहले जो दवाइयां होती है उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। सर से लेते हैं, बाल झड़ते हैं और छोटी उम्र में यदि थायराइड हो जाए तो बाल सफेद बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके साथ पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, किसी को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है क्योंकि सोचने समझने की शक्ति जो क्षीण हो जाती है उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और ऐसी स्थिति में डिप्रेशन यानी कि अवसाद होना बहुत ही सामान्य होता है। थकान होती है, नींद नहीं आती, दस्त बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी को दस्त होने लग जाते हैं, कपकपी होती है, शरीर में झुनझुनी आती है और कई बार वाइब्रेशन हिलने जैसी स्थिति बन जाती है, सर दर्द होता है और हमारा जो सांस है, हमारी जो सांस है वो अनियंत्रित हो जाती है और कई बार कुछ लोगों की सांस ही मुंह से चलती है और गले से जो आवाज निकलती है ना, बहुत ज्यादा जोर लगा के प्रेशर दे के बोलना पड़ता है, तो हमारी एनर्जी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है, तो इससे बहुत ज्यादा समस्या होती है। और मित्रों, इसकी जो दवाइयां हम लगातार सेवन करते हैं, उन दवाओं के जो प्रभाव पड़ते हैं ना, वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ते हैं, हमारी किडनी, हमारे लीवर, पेनक्रियास आदि को हमारी ये दवाइयां डैमेज करती हैं, जिससे हमारे जो ब्लड में है जो केमिकल मिल जाते हैं, जो चीजें मिल जाती हैं, उससे हमारे ब्लड में जो सर्कुलेशन जो होता है ना उसमें संवेदनशीलता कम हो जाती है, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे जल्दी एहसास नहीं होते हैं, काम करने का उत्साह नहीं होता, जोश नहीं बनता और काम करने का मन नहीं करता, थकान आलस नींद जैसा बना रहता है, जिससे डिप्रेशन होना बहुत ही सामान्य हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। मैंने आपको कहा था स्पष्ट करती हूँ तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया। तो मित्रों, ये समस्याएं होती हैं और कई बार ऐसे लोगों को कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं, आपको लगेगा अरे अच्छे भले तो बैठे थे एकदम से क्या हो गया, क्योंकि इनको कुछ चीजों के एहसास नहीं होते। क्या होता है मैं आपको भी बता दूं, जो दवाइयां आप खा रहे हैं ना मित्रों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जो दवाइयां आप रेगुलर खाते हो ना, उसके प्रभाव ये होते हैं, इनमें जो केमिकल होते हैं ना वो आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, धीरे धीरे ध्वस्त करते चले जाते हैं। क्योंकि मैंने इन लोगों के पॉइंट्स दबाए तो मुझे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे पता चला कि क्या स्थिति बनती है और मैंने एक के नहीं
सैकड़ों नहीं हजारों के पॉइंट्स मैंने दवाई होंगे हाथों में पैरों में, पर मुझे पॉइंट्स नहीं मिलते जब ये दवाइयां खाते हैं, और प्राणायाम करवाने के बाद फिर मुझे पॉइंट्स मिल पाते हैं। इससे मैंने आपको ये बात स्पष्ट करके इतने आसानी से बताई है। अब मित्रों, ये सारे कॉम्प्लिकेशन दवा के खाने से होते हैं, और एक कॉम्प्लिकेशन जो बड़ा होता है वो भी आपको बता दूं, कई बार बांझपन, स्त्रियों में पुरुषों वाले लक्षण, पुरुषों में स्त्रियों वाले लक्षण, इनकी महिलाओं की दाढ़ी मूंछ आना, पुरुषों की छाती बढ़ना, ये भी दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में कभी कभी होता है। अब आप इस दवा से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आपको वो करना है, उसके बाद आप कुछ और भी करेंगे। तो ये वीडियो पूरा आपकी समस्या पर है, क्योंकि आपको ये समस्या नहीं होती तो आप वीडियो देखने नहीं बैठते। तो वीडियो पूरा देखिएगा, निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, पालन करिएगा। जितने साल से आप इस समस्या की दवा खाने की पीड़ित हैं, उतने दिन दीजिए अपनी दवाओं को कम होने की शुरुआत के लिए, उतने हफ्ते दीजिए दवाओं को बंद होने के लिए, और उतने महीने दीजिए अपने रोग को ठीक होने के लिए। हाँ, हम पहले आपको बताते हैं कितना ठीक हो सकते हैं आप, दवाइयां पूरी बंद हो जाएंगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, मैंने 2 घंटे पहले वैसे नाक में तेल डाला था, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अभी करिए, मेरे साथ करिए, ताकि आपको मैं थोड़ी देर बाद जब पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है तो बता सकें। तो क्या करना है आपको, कोई भी आपके घर में नारियल तेल है, बादाम रोगन है, घी है, 3 में से कोई भी चीज ले लीजिए, दूसरा कुछ मत लीजिएगा, सरसों का तेल वगैरह मत लीजिएगा, परफ्यूम वाला तेल मत लीजिएगा, कोई भी सिंपल नारियल का तेल है या बादाम रोगन है, घी कुछ ले लीजिए। 2 बूंद खाली आपको लेना है, टपकाना हाथ पे, 2 बूंद टपका लीजिए, और उसके बाद ये देखिए मैंने हाथ पे ले लिया 2 बूंद, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये उंगली में थोड़ा सा लेके इस तरह से और अंदर लगा लीजिए, ऐसे ऑयलिंग करनी है, अंदर नाक को अच्छे से ऑयलिंग कर देना। आपने कभी नहीं किया, आपको आदत नहीं है तो छोटी उंगली से कर लीजिएगा, पर मुझे तो आदत है, मैं तो नाक में घी डालती हूँ, मुझे आदत है। अब देखिए ये जो है ना कालापन, ये मेरी उंगली खराब है, आप जानते हो, जैसा कि, और आज मैंने मेहंदी लगाई थी, हाथ से सीधी लगाई थी, तो उसका है अब ये दूसरा भी, ठीक है। आप लगा के अब ये वीडियो देखिए, और हम आपसे बाद में पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नाक में घी या तेल जो भी आपने लगाया उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, तुरंत अभी कैसा लग रहा है वो आप महसूस कर पाएंगे। और वीडियो पूरा देखिए। अब आपको हम आगे की बात बताते हैं। मित्रों, थायराइड जो ग्रंथि है ना, ये हमारे शरीर में मुख्य 2 काम करती है। ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और दूसरा इसका जो बड़ा काम है, हमारे मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे उपापचय जो हमारी जो होती है ना स्थिति, यानी कि हमारा पाचन तंत्र, उसको दुरुस्त रखने का काम करती है। तो मित्रों, जब मेटाबॉलिज्म सही है, हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, तो हमारा पूरा शरीर एकदम अच्छे से सही काम करता है। लेकिन यदि डिसबैलेंस हो जाता तो क्या होता है, जैसा कि आपको बताऊं, या ये चयापचय की समस्या यानी कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, इससे हमारी पाचन शक्ति गड़बड़ाती है, जिससे हमारे भोजन का जो रक्त ठीक से नहीं बन पाता है, तो हमारी धातुएं पुष्ट नहीं होती हैं, हमारे खून में गाढ़ापन आ जाता है, कभी कभी तो खून में कोलेस्ट्रॉल भी जम जाता है। तो ऐसी स्थिति में हार्ट ब्लॉकेज और ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, उसमें पुरुषों में स्त्रियों के हार्मोन्स, स्त्रियों में पुरुषों के हार्मोन्स, यानी कि पुरुषों की छाती बढ़ना, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, महिलाओं का पीरियड्स रेगुलर नहीं होता, बांझपन की स्थिति बन जाती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी किसी के बंद भी हो जाते हैं, और बहुत छोटी उम्र में बंद हो जाते हैं। और मित्रों, हमने चालू भी करवाए, प्राणायाम रेगुलर करने के बाद चालू भी हो जाते हैं, हमने करवाया है, जिसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी समस्याएं थायराइड डिसबैलेंस होने से होती है। थायराइड जो ग्रंथि है मित्रों, ये 2 स्राव रिलीज करती है, एक को थायरॉक्सिन कहते हैं और दूसरे को कोलेस्टेनिन कहते हैं। अब मित्रों, पहले हम थायरॉक्सिन की बात करेंगे, और थायरॉक्सिन की हम बच्चों के संदर्भ में बात करेंगे। यदि थायरॉक्सिन रिलीज ज्यादा हो रहा है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा मतलब हाइपर होता है, तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। और ये बच्चों की बात हम पहले करें तो मित्रों, ऐसी स्थिति में बच्चों के ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होने के कारण इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इनकी हाइट भी ज्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ती है, इनको भूख भी ज्यादा लगती है, तो इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, ये रोग के रूप में होता है। वहीं जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम रिलीज होता है, इनको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बच्चों का विकास नहीं होता, इनकी कम रिलीज होता है ना, तो उससे विकास कम होता है, और ऐसे बच्चे कई बार ठिंगुजी यानी कि बौने रह जाते हैं। तो ये बच्चों के संदर्भ में हमने बात की। अब इसी को हम बड़ों के संदर्भ में जब रखते हैं मित्रों, तो बड़ों में कुछ और विशेष बातें लागू हो जाती है। जो युवा हो जाते हैं, यानी कि जिनकी हाइट वगैरह पूरी बढ़ चुकी होती है, उनके साथ क्या होता है ना मित्रों, अब आपकी प्रकृति भी निर्भर करती है कि आपको जो थायराइड है वो किस स्थिति में आपके शरीर का विकास करेगा, कि बढ़ाएगा कि घटाएगा। यदि आप की कफ प्रकृति है और आपको हाइपर कोई भी थायराइड हो, ऐसी स्थिति में आपका शरीर मोटा ही हो जाएगा। और साथ ही आप कौन सी दवाइयां और खा रहे हैं और आपकी स्थिति और कौन सी बनी हुई है, उन सब पर भी निर्भर करता है कि आपका वजन बढ़ेगा कि घटेगा। पर हाँ, सामान्यतः जो देखा जाता है उसमें हाइपोथायराइड में वजन
बढ़ता है। ये बड़ों के साथ जो है, बच्चों के साथ कुछ थोड़ी अलग प्रक्रिया होती है, पर बड़ों के साथ थोड़ी अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन्स अभी चल रहे हैं। और हाइपर में नाम से पता चलता है मित्रों कि हाइपर हो गया है, हाइपो कम हो जाता है पर हाइपर ज्यादा हो जाता है। तो यहां से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बात स्पष्ट कर दी। और वही मित्रों, यदि आपकी वात की प्रकृति है और वात प्रकृति यदि आपकी बनती है, पित्त प्रकृति बनती है, तो थोड़ा शरीर सामान्य भी रहेगा, पर वात बनती है तो आपका क्या होता है, उसमें शरीर का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता, शरीर पतला ही रहता है। तो ये स्थितियां हमारे बड़ों के साथ कुछ अलग हो जाती हैं हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। ये मैंने आपको इसलिए स्पष्ट किया कि हमने देखा है कि सामान्य शरीर वालों को भी थायराइड है, मोटों को भी है, पतले भी है। इसका मतलब जो सामान्य शरीर है उनकी पित्त प्रकृति है सामान्यतः, और जो मोटे शरीर वाले उनकी कफ प्रकृति भी हो सकती है, और पतले शरीर वालों की वात प्रकृति हो सकती है। तो आप इसको और विस्तार से यहाँ से समझ सकते हैं। बड़ों का जो थायराइड है मित्रों, उसके लक्षण क्या बनते हैं अब हम आपसे वो बता दें। मित्रों, जब बड़ों को थायराइड हो जाता है तो इससे सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं। जब टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद का कम ज्यादा होना, इनकी नींद किसी को ज्यादा आती, किसी को कम आती, कोई 12-14 घंटे सोते, कोई 2-3 घंटे भी ठीक से नहीं सो पाते, उनको उसमें बेचैनी होती है, और जिसकी वजह से थकान बहुत सामान्य हो जाती है। और जब बॉडी में थकान होती है, सब चीजें नहीं होती हैं, तो घबराहट, बेचैनी अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसके अलावा बड़े लोगों में क्या होता है, बांझपन की समस्या हो जाती है। अभी ये स्त्रियों को है, पुरुषों को है, दोनों को स्थिति बन जाती है मित्रों, क्योंकि पुरुषों में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो वो पिता नहीं बन पाते, महिलाओं में समस्या होती तो वो मां नहीं बन पाते, क्योंकि पीरियड्स अरेगुलर हो जाते हैं और इसके कारण से ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा कई बार त्वचा में सूनापन आ जाता है, कि झुनझुनी आने लग जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और त्वचा में विकार आ जाते, खुजली वगैरह चालू हो जाती है। ये सारी काफी समस्याएं हो जाती हैं। अब यदि हम सर से गिने तो बालों का झड़ना, आंखों का सूखना, सर में दर्द होना, गले में पीड़ा होना, गले से ठीक से आवाज ना निकल पाना, त्वचा में समस्या होना, कब्ज हो जाना, नाखूनों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना। उसके लिए मैं आपको एक बात और बताऊंगी, हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, उसका साथ ही बांझपन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ऐसी बहुत सारे लक्षण हैं जो थायराइड के होते हैं मित्रों। और शरीर, एक बात आप मान लीजिए, कमजोर से कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि दवाइयां जीवन भर खाते हैं तो इसके केमिकल के साइड इफेक्ट हमें हमेशा झेलने पड़ते हैं। अब मित्रों, इसके आगे की आपको बात बता दूं, जो हमारा जो दूसरा हार्मोन जो ये रिलीज करता है, इसको हम जो कोलेस्टेनिन के नाम से जानते हैं। कोलेस्टेनिन जो है ना, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने की प्रक्रिया को करता है, और यदि कैल्शियम हड्डियों से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, और कभी भी इनको ब्रेक हो जाने में देर नहीं लगती। इसलिए हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखने का काम जो कोलेस्टेनिन करता है, ये बहुत जरूरी काम होता है, इसलिए इसका भी स्राव नॉर्मल रहना जरूरी है। और इससे बस इतनी ही समस्या होती है। और हाँ, लेकिन एक बात और बता दूं मित्रों, थायराइड ग्रंथि जो हमारे आगे तितली के आकार जैसी होती है, वही पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वो 4 होती है, इसके पीछे की साइड होती है, ये 4 की संख्या में होती है। और पैराथायराइड का जो काम है ना मित्रों, पैराथायराइड जो हमारा ग्लैंड है, इसका काम जो है वो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में हमारे कैल्शियम की मात्रा को सही रखना होता है। लेकिन यदि रक्त में यानी कि खून में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये हमारी हड्डियों से चूस लेने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में भी हड्डियां कई बार हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो हमें पूरा समझना पड़ता है, क्योंकि हम पूरा नहीं समझेंगे, पूरा नहीं जानेंगे तो हम अधूरी जानकारी में रहेंगे, तो हमारे साथ पूरा समाधान हमें नहीं मिल पाता है। तो आशा ही है आपको आपके थायराइड के कारण समझ में आ गए होंगे। और इसी में एक घेंघा नाम का, गाउटर नाम का रोग भी हो जाता है, जो गले में कुछ मांसपेशियां बढ़ जाती है। उस पर हम ये बात नहीं करें, हम बात आगे अब इसके कारण की करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। कारण में सबसे बड़ा कारण है मित्रों आज तनावपूर्ण जीवन शैली। हमारी जीवन शैली में तनाव आज छोटे बच्चों को भी बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो तनावपूर्ण जीवन शैली, ये आयोडीन का घटना या बढ़ना, ये भी एक कारण होता है। हम जो नमक खाते हैं आजकल, जब से हमने समुद्री नमक वगैरह चालू किया, तब से समस्या काफी बढ़ गई है। तो मित्रों इसमें भी एक समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। उसके अलावा किसी किसी को आनुवंशिक भी ये समस्या होती है। आनुवंशिक समस्या तो वो बहुत बड़ी जटिल हो जाती है, पर कोई बात नहीं मित्रों, यदि आनुवंशिक भी है तो अब आप अपनी पीढ़ी पे इसको खत्म कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को आपकी रोग ना मिले, तो आप इसको बचा सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी गर्भावस्था में भी ये समस्या हो जाती है। पहले उनको थायराइड नहीं होता है, गर्भावस्था में डॉक्टर कहता है कि आपको थायराइड हो गया है, तो वहां भी कई बार क्या होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। जो गर्भावस्था में स्थितियां जो चल रही होती है उसमें हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको थायराइड हो गया है तो आपके लिए गर्भावस्था प्लेलिस्ट ही हमने बना रखी है, उसके सभी वीडियोस देखिए, उसमें जो निर्देश दिए उसका पूरा पालन करिए।
आपको यहाँ के निर्देशों का विशेष पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके वीडियोस देखिए, स्वास्थ्य नियम के साथ प्राणायाम और व्यायाम हमने जो बताया उसको पूरा करिए, आपको वहीं से पूरा समाधान मिलेगा और आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल हो पाएगी। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। उसके अलावा मित्रों, कई बार बॉडी बनाने के लिए जिम आदि में बताते हैं सोयाबीन के प्रोडक्ट खाइए, तो उससे भी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि सोयाबीन का दूध होता है, दही होता है, पनीर होता है, ऐसी चीजें जो आप खाते हैं, इससे भी कई बार ये जो हार्मोन्स है डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके अलावा खान पान, रहन सहन जो होती है ना मित्रों, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल का रहन सहन, खान पान आप जानते हैं, दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, तो हमारे जो बॉडी की अंग है ना मित्रों, जैसे उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में किसी भी रोग का विकृत हो जाना सामान्य बात हो जाती है, और ये हमें समझना होगा। उसके बाद आजकल खान पान क्या होता है, रात को 12 बजे भी कुछ भी खा लेते, 2 बजे भी खा लेते, जग रहे तो भूख लगे तो खा लिया। तो ऐसी स्थिति में आपका पेट बहुत डिसबैलेंस होता है। तो पेट जब डिसबैलेंस होता है तो ऐसी स्थिति में पेट में ब्लोटिंग होना, कब्ज होना, गैस होना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती है। तो जो कई बार ऊपर को जो आपकी खट्टी तीखी कड़वी डकारें जो आती है, जो आपका एसिड जो ऊपर आता है, जो एसिडिटी जो आपको होती है, उससे भी आपकी थायराइड ग्रंथि डैमेज होती है। और मित्रों, थायराइड ग्रंथि जो बनी है ना, वो छोटे छोटे रेशों की भी बनी है। इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं और रेशे बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, आप जानते हैं। और वैसे ही जिनकी मुंह से सांस चलती है, नाक से सांस नहीं चल पाती है, उनको भी समस्या बहुत ज्यादा होती है। और जब आप दवाइयां खाते हैं ना, उसमें भी मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, आपको नाक मुंह से सांस चलती है और ये जो बोलने में जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, तो उसके साथ ये समस्या भी वहीं आपके लागू हो जाती है, जो आपकी नाक से सांस नहीं चल पाती है। तो सारी समस्याएं साथ में चलती है मित्रों। तो ये इसके हमने आपको कारण बता दिए। अब हम आपको इसके समाधान पे ले जाते हैं मित्रों। समाधान में सबसे पहला जो समाधान मैं आपको बताऊंगी, आपको नाक में तेल लगा के करीब 10 मिनट बीत गए हैं, 9 से 10 मिनट हो गए हैं, ये आपने लगाया है, तो वीडियो चालू है, उसके बीच में आपने लगाया था। तो अब आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आप जो सांस ले रहे हैं, पहले से आपकी सांस कितनी आराम से चलिए, मुझे वो बताइए, वो कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों, मुझे समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि हम आगे क्या करवाने वाले हैं। मित्रों, ये जो हमने आपको नाक में तेल लगाना बताया, और मैंने लगाने के टाइम पे बताया था कि मैंने थोड़ी देर पहले डाला भी है और मेरे डालने का अभ्यास है। तो मित्रों, नाक में तेल डालना, पानी का लेवल सही करना और खाने में क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दी है, जिसे हम स्वास्थ्य नियम का नाम हमने दिया। स्वास्थ्य नियम के वीडियो जब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको पानी कितना, कैसे, कब पीना चाहिए, क्योंकि हाइपरथायराइड है, वजन कम है, हाइपोथायराइड है, वजन ज्यादा है, तो आपका वजन आपको बैलेंस करना है, आपकी पाचन शक्ति सही करनी है, क्योंकि आपकी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, उसको सही करना, तो उसके लिए आपके शरीर में पानी की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी बहुत कम पीने से समस्याएं होती हैं। उसके बाद हमने नाक में तेल डालना भी बताया, और आपको तेल क्यों डालना है, क्योंकि आपका मुंह से सांस चलता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, तो नाक में तेल डालेंगे तो अभी जैसा कि आपको खाली लगाने से जो आराम मिल रहा है, डालेंगे तो उससे कहीं ज्यादा आराम मिलेगा। पर कैसे डालना, क्या सावधानियां रखनी, हमने वो भी बताया है। और उसके बाद अब वो क्या नहीं खाना चाहिए, हमने विस्तार से बताया, किस समय खाना चाहिए वो भी हमने बताया। अब आपको इस रोग में विशेष क्या खाना चाहिए मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि रोग विशेष के लिए कुछ चीजें अलग भी होती हैं। और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, आप किसी भी रोग पे ये डाइट ले सकते हैं, हर रोग के लिए डाइट लागू हो जाती है। अब आपको डाइट में क्या लेना है मैं आपको बता दूं, आप खाली गेहूं और बारीक आटा बिल्कुल मत पिसवाइए, और आपकी चक्की में यदि कटर की चक्की है तो उसको बिल्कुल यूज मत करिए। आप पत्थर की चक्की पे आटा पिसवाना है, आपको कटर की चक्की का आटा यूज नहीं करना है। ये आटा आपके लिए, पेट के लिए भारी होता है, बिल्कुल यूज ना करें। आप पत्थर वाली चक्की पे आटा पिसवाना है। आपको क्या करना है, आपको गेहूं और जौ समभाग ले लीजिए, 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो जौ, और उसमें आप चाहें तो 250 ग्राम चना मिला लीजिए, और आप 250 ग्राम अलसी भी मिला सकते हैं। और आपको मिलाना है तो ज्वार बाजरा भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि इतना सारा नहीं मिलाना तो आप ये 4 चीजें मिला लीजिए, नहीं तो 2 चीजें तो कम से कम रखिए, ज्वार और गेहूं और जौ आधा आधा मिलाइए, और इसका बारीक रवे जैसा आटा पिसवाइए। मोटा आटा पिसवाना है, पंजाबी लोग तो वैसे ही आटा पिसवाते हैं। हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में तो इतना बारीक आटा खाया जाता है, मैदे जैसा आटा होता है, जिसको तो बहुत मुझे भारी लगता है वो खाने में, पर हाँ ऐसा ही चलता है। पर हाँ, इन्हीं के लिए विशेष है ये, आप आटा मोटा पिसवाइए, और ये जो आटा आप खाएंगे इससे आपका पेट साफ होने में, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ जब ये आटा खाएंगे आपका पेट अच्छे से साफ होगा और आपको काफी सहायता देगा। अब आपको चावल खाना है, छुट्टा चावल आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उस छुट्टे चावल में पानी कम पड़ता है, जैसे फ्राइड राइस बनता है वो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपके चावल में पानी इतना होना चाहिए कि नीचे थोड़ा पानी चावल में रहना चाहिए, ताकि चावल आपका पूरा फूल सके। वो चावल आपको एसिडिटी नहीं करेगा, पेट में गर्मी नहीं बढ़ाएगा, आपकी समस्याओं को खड़ा नहीं करेगा। तो आपको जो चावल खाना, पुराना चावल खाना है, यानी कि पुराना यानी कि 1 साल 2 साल पुराना चावल खाना है, और चावल आपका मोटा होना चाहिए, चावल आपका
बिना पॉलिश का होना चाहिए। ब्राउन राइस खाएंगे तो और अच्छा। एक साठी चावल आता है वो भी अच्छा होता है, वो भी पचने में हल्का होता है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। अब दालों में भी दाल खानी है तो आपको मूंग की दाल खानी है। अब 4 दिन मूंग की, 3 दिन मूंग की दाल खाई, 4 दिन मूंग की दाल खाई, उसके बाद मन किया तो एक दिन आपने चने की दाल खा ली, फिर 3-4 दिन मूंग की दाल खाई, फिर दिन मन किया तो आप अरहर की दाल खा लीजिए, फिर 4 दिन मूंग की दाल खाई, फिर मन किया तो आप उड़द की दाल खा सकते हैं। ऐसा आप दाल बदल के भी खा सकते हैं। आप सोयाबीन, जो भी आप सोयाबीन नहीं तो मैं राजमा बोलने जा रही थी, सोयाबीन निकल गया, तो आप वो भी खा सकते हैं। तो पर हाँ, 3 दिन मूंग की दाल खा के फिर आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं, तो ये आपके पेट को नॉर्मल रखने में आपके सहायता करेगा। तो ये आपको डाइट में कुछ चीजें लेनी है। और उसके अलावा आपको जो लेना है, नमक चेंज कर दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, समुद्री नमक खाने से डाइट थायराइड नहीं होता है, वैसे ही सेंधा नमक खाने से थायराइड नहीं होता है, तो आप नमक बदल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको रेशे वाली सब्जियां खानी है, जिसमें रेशे ज्यादा होते हैं वो सब्जियां खानी है। तला भुना आपको ज्यादा नहीं खाना, ये आपके लिए हानिकारक है। और उसके अलावा आपको जो हरी सब्जियां आती है ना, लौकी है, तुरैया है, टिंडे हैं, ये सब चीजें अच्छे से खानी है, ये आपको बहुत फायदा करेंगी। आलू खाने तो आलू आप उबाल के खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं, इसमें तेल घी मत मिलाइए। बिना तेल घी के आप इसको भून के, इसको छील के इसका चोखा बना लीजिए, वो आप खाइए, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें थोड़ा प्याज डाल सकते हैं आप, हल्की हरी मिर्च डाल सकते हैं, डालना है तो, वरना मत डालिए तो और अच्छा है। कि हम रोग को ठीक करने के लिए मिर्ची जरा नुकसानदेह हो जाती है, पर हाँ कफ के रोगी तो आप मिर्ची डाल सकते हैं, पर पित्त और वात के रोगी तो आपको थोड़ा हानिकारक हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। तो पित्त वाले विशेष सावधानी रखें मिर्च खाने के लिए, पित्त और वात दोनों में समस्या हो जाती है, तो ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब ये हमने आपको बता दिया। उसके अलावा हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, धनिया विशेषकर खा सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, पर सीमित मात्रा में धनिया पुदीना की चटनी आप नियमित खाइए, और जो चटनी के रूप में जो खाई जाती है ना, वो आप खाइए, टमाटर भी मिला सकते हैं, ये आपको काफी गुण करेगा, काफी फायदे कारक है आपके लिए, इसको आप नियमित सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप दूध रोज पी सकते हैं, पर हाँ दूध की बनी चीजें आप रोज नहीं खा सकते। जैसे आप बोलते हैं हमारे यहाँ प्रसाद होता है मेवे का, मिठाई का, वो आपको नहीं चलेगा। पनीर नहीं आप रोज खा सकते, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप घी खा सकते हैं, घी गाय का हो। आयुर्वेद में जब घी दूध की बात होती है तो गाय के ही दूध और घी की बात होती है, तो आप वो ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो रात्रि भोजन है सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, और आपका जो सुबह उठना है वो सूर्योदय से पहले कम से कम आप आधे घंटे उठ जाइए, आधे घंटे पहले आप उठ जाइए। और आप बोलेंगे हम रात को देर से सोते हैं, तो सोना आप जल्दी करिए, आपकी हेडेक है उसको ठीक आपको करना है, क्योंकि आपको रोग ठीक करना है तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो पूरी लिस्ट हमने स्वास्थ्य में दे रखी है, पर विशेष जो आप खा सकते हैं हमने आपको यहाँ बता दिया। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, आपको और क्या करना है आपको हम बताते हैं। कलर थेरेपी आप कर सकते हैं। कलर थेरेपी में आपको 2 कलर बताऊंगी, 2 कलर में कौन कौन से कलर में आपको बता दूं, काला और लाल दोनों कलर आपको यूज कर रहे हैं। अब यदि आपको थायराइड में, जो थायराइड कौन से थायराइड में कौन सा कलर यूज किया जाता है मित्रों, यदि आपको हाइपर थायराइड है जिसमें आपका शरीर जायंट जैसा हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, भूख बढ़ती है, उसमें आपको काले कलर का इस्तेमाल करना है। कहाँ लगाना है मैं आपको लगा के दिखा दूं। ये हाइपर थायराइड है तो आपको इस तरह काला कलर लगाना है, एक दिन इस हाथ में, दूसरे दिन इस हाथ में। ये आप भोजन करने से पहले भी लगा सकते हैं, पर हाथ फिर बाद में आप धो नहीं सकते, तो आप लगा के थोड़ा मतलब 3-4 घंटे पानी में हाथ न डालें तो ज्यादा अच्छा है। तो रात को लगा के आप सो भी सकते हैं, ये आप कर लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, यदि आपको हाइपोथायराइड है, ये हाइपर के लिए, हाइपर थायराइड तो आपको कलर काला करना है, और आपको हाइपोथायराइड है तो आपको लाल रंग लगाना है, पर लाल रंग आपको यहाँ नहीं लगाना है, मात्र आपको लाल रंग यहाँ लगाना है, एक ही पॉइंट लाल रंग लगाना है। यदि आपने यहाँ लाल रंग लगा दिया तो हो सकता है आपकी आंखों में जलन हो जाए, आपकी तकलीफें बढ़ जाए, तो आपको मात्र 1 पॉइंट लगाना है, ये आप ध्यान रखिएगा, वरना आप इसमें गलती कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां कई बार छोटी छोटी हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती हैं, हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, फिर हम बाद में परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। तो आप सावधानी बरतें। उसके अलावा एक प्रयोग और आपको बता दूं जो आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये चुन्नी मैंने ली है, लाल चुन्नी मैंने ली है, एक लाल चुन्नी चाहिए, लाल रंग जिसको लगाना है वो लाल चुन्नी लेगा, काला रंग लगाना है वो काली चुन्नी लेगा। स्पष्ट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। हाइपर है तो आपको लाल रंग लगाना है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि आपको बोलने में, हाँ हाइपर है तो काला लगाना है और हाइपो है तो लाल लगाना है। स्पष्ट हो गया होगा। तो हाइपोथायराइड है तो आप लाल चुन्नी लेंगे, और लाल चुन्नी आप कैसे यूज करेंगे, गले में डाल दीजिए और आपको इसको पूरा लपेट लेना है। कैसे, पूरे गले में इसको
लपेट दीजिए इस तरह से। आप चाहे तो कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं ऐसे करके, ये आप इसको भी समेट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गले में आप इसको 3-4 घंटे घर में लगा के रखिए, घर में काम करते करते आप लगा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी थायराइड है आपको उस रंग का पट्टा कैसे लगा लीजिए, ये आपके थायराइड को क्लियर करने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा एक प्रयोग और है मित्रों, मैं आपको भी बता दूं, जो आपको प्राणायाम के रूप में करना है, प्राणायाम के साथ आप कर सकते हैं ये प्रयोग और बड़े सरलता से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज और बता दूं, पॉइंट पे लगाना है, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको अलग तरीके से बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी। ये मैंने एक पेपर टेप लगा रखा है, पेपर टेप पे मैंने मेथी लगा रखी है। ये पेपर टेप कुछ इस तरह से आता है और इस तरह के पेपर टेप पे आप क्या करेंगे, ये मेथी का दाना लगा लिया इस तरह से और उसको कहाँ चिपकाना, आपको जहां हमने कलर लगाया ना वहीं पे इस तरह से आपको चिपका देना है। ये इस तरीके से जहां आगे के हिस्से में ये मेथी आपकी अच्छे से चिपक जाती है, ये देखिए टाइट करके आप ऐसे चिपका दीजिए। जब ऐसे आप चिपका देंगे ना मित्रों, ये रात भर चिपका के आप रख सकते हैं, कलर के ऊपर भी चिपकाने कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे चिपका दीजिए। ये आपके मेथी ही लेनी है इसमें और यही लेना है ऐसे, और कोई दूसरा टेप नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा टेप चिपकता नहीं है ठीक से, तो उसमें आपके पॉइंट दबेंगे नहीं। हमें मेथी लगाने से मतलब नहीं, मेथी के पॉइंट दबने चाहिए। जब आप लगाएंगे ना तो यहाँ आपको धड़कन अलग महसूस होगी कि यहाँ कुछ टाइट है, वो महसूस होगा आपको, तो वैसे आपको लगाना होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ये आपके थायराइड को क्लियर करने में आपकी बहुत अच्छे से सहायता देगा। अब आपको मित्रों क्या करना है, प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम के बाद मैं आपको बताऊंगी होम रेमेडीज में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। प्राणायाम में आपको क्या करना है मित्रों, प्राणायाम में सबसे पहले आपको सीधा बैठना है और मुद्रा लगानी है। आप शून्य मुद्रा लगा सकते हैं। शून्य मुद्रा कैसे लगती है, अंगूठे के मूल में ये उंगली को लगाइए ऐसे करके और अंगूठे से हल्का सा प्रेशर दीजिए। घुटने पे आपकी कलाई आ गई है और आप सारे प्राणायाम करेंगे। कपालभाति भी पहले, सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, नॉर्मल सांसों पे ध्यान। मित्रों स्वास्थ्य नियम के बाद जो अगली प्लेलिस्ट है ना हमारी, वो संपूर्ण प्राणायाम है, तो आप उसके अनुसार प्राणायाम करेंगे। मैं यहाँ प्राणायाम बताने जाऊंगी तो आधा घंटा प्राणायाम बताने में निकल जाएगा, पूरे डिटेल में बताऊंगी, नहीं तो आप छोटी छोटी गलतियां कहाँ कर लेते हैं पता नहीं चलता, तो उसके दुष्प्रभाव हो जाते हैं। तो आप ऐसे करके प्राणायाम कर सकते हैं इस मुद्रा में बैठ के। ये मुद्रा यदि आपको थकान दे रही है, आपको अनइजीनेस हो रही है, तो उसके बाद आप शक्ति मुद्रा लगा सकते हैं। ये शक्ति मुद्रा है, आपकी वीकनेस को ठीक करेगी। और यदि मोटापा है, पतलापन ज्यादा है, तो आप ये भी मुद्रा लगा सकते हैं। इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। 2 मुद्रा में से आपको जो उपयोगी लगे आप लगा सकते हैं, जो सही लगे कोई भी लगा सकते हैं। पर पहले आपको थायराइड के लिए मुद्रा ये है, पर यदि उंगली दर्द कर रही है तो छोड़ दीजिए, अति मत करिए, अति करने से समस्या बढ़ जाती है। तो ये आप ऐसे करेंगे और उसके साथ आप प्राणायाम कर सकते हैं मुद्रा के साथ। अब प्राणायाम में मैंने आपको बताया अनुलोम भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना, पर यदि पीठ सीधी नहीं है, कमर में दर्द है, तो कपालभाति ना करें। आपके कपड़े यहाँ से सीधे होने चाहिए, तो आपकी पीठ सीधी है माना जाता है, हमने संपूर्ण प्राणायाम में बताया। अनुलोम विलोम आपको करना है, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, ये सारे प्राणायाम आपको करना है और थोड़ा सा प्राणायाम की साधना भी करनी है, ध्यान भी करना है। और साथ ही एक पॉइंट और दबाना है आपको, बैठे बैठे ही। आप टीवी देखते देखते भी दबा सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट आप ऐसे दबाइए ये पॉइंट। एक दिन इस हाथ का दबाइए, दूसरे दिन इस हाथ का दबाइए। ये पॉइंट आपको कहाँ का दबाने, एक यहाँ भी दबा सकते हैं इस तरीके से, जहां हमने कलर लगाया है, ये गले का पॉइंट है ना, यहाँ पे भी होता है, तो ये आप दबा सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ दबा सकते हैं, ये जो लाइन है ना, इसके अंदर का पॉइंट आप दबा सकते हैं, या पैसे ऐसे करके एक दिन इस हाथ में, दूसरे दिन इस हाथ में दबाइए। तो ऐसे आप करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तो इससे आपको थायराइड में काफी जल्दी आराम मिलने लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब आपको आगे बता दूं प्राणायाम कितनी देर करना है मित्रों, तो आप डेली 2 घंटा प्राणायाम व्यायाम से मिला के दीजिए। आधा घंटा व्यायाम करिए और उसमें आपको प्राणायाम कितना करना है, करीब 5 मिनट भस्त्रिका कर लिया और उसमें 10 से 15 मिनट कपालभाति कर लिया। यदि गर्मी नहीं बढ़ी है तो, यदि एसिडिटी की समस्या है, गर्मी है, यदि आपको वात और कफ के रोग हैं, कफ के साथ थायराइड है, तो आप कपालभाति करिए। पित्त ज्यादा है तो 5 मिनट से ज्यादा आप कपालभाति मत करिए, पर अनुलोम विलोम आप कम से कम पौना घंटा कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। 1 घंटा भी हो जाएगा तो चलेगा, पर अनुलोम विलोम जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद आपको क्या करना, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5-5 मिनट करना है और आपको उज्जाई प्राणायाम करीब 15 मिनट करना है। उज्जाई प्राणायाम कैसे होगा, मैं शुरुआत में ऐसे बता रही हूं, पर आपको लंबा जो करना है ना, बाद में आप ऐसे भी कर पाएंगे, पर इस शुरुआत में शायद ना कर पाए, इसे मैंने छोटा बताया। और यदि आप उज्जाई प्राणायाम नहीं कर पाए तो आपको एक काम और करना है। क्या करना है आपको, धीरे से, क्योंकि जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है आवाज निकलती नहीं होती है, तो आपको क्या करना है,
सांस भरने छोड़ने में थोड़ा सा गले को प्रेशर देना, उससे आपकी ये आवाज निकलेगी। जैसे सोने में कैसे लोगों के जिनके हल्के से खराटे बजते हैं ऐसी आवाज निकलती है, वैसी आवाज आपको भी आएगी। तो ये आपको काफी आराम देगी। उसके अलावा मित्रों अगली प्लेलिस्ट हमने आसन की ली है। आसन में हमने बताया आपको आसन कौन कौन से करने हैं। आप भुजंगासन कर सकते हैं, आप हलासन कर सकते हैं जिसमें पैर ऊपर ले जाना होते हैं, पैर पीछे ले जाने होते हैं। सर्वांगासन कर सकते हैं, उसमें गले की हड्डी ये जो है ना ये दबती है, इसमें आराम मिल जाता है, ये प्रेशर आता है इस पे। उसके अलावा गले के कुछ व्यायाम आप कर सकते हैं जिसमें गर्दन घुमाना, इस तरीके से पूरा साइड पे ले जाना, ये कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर नीचे ये सब आप कर सकते हैं। गले के जितने भी व्यायाम हैं हमने हलन चलन व्यायाम प्लेलिस्ट में व्यायाम दिए हैं, सूक्ष्म व्यायाम में हमने ये सारी बातें बताई हैं। आप वहां से देख के करेंगे तो विस्तार से, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट में बता पाऊंगी, फिर आप करने जाएंगे झटका वटका लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं आपको वीडियो देखने को कह रही हूँ। और लगेगा तो मैं आपको अलग से एक और व्यायाम और प्राणायाम का वीडियो अलग से बना के दूंगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से बना दूंगी, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा। पर अभी आपको थोड़ा ढूंढना पड़ सकता है, और बना दूंगी तो हो जाएगा। और मित्रों आपको अब और क्या करना, होम रेमेडीज में आप क्या क्या ले सकते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार तो आपको इसी चीज का रहता है। मित्रों होम रेमेडीज में जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपको जो लेना है, आप अश्वगंधा को जो चूर्ण आता है ना, अश्वगंधा का चूर्ण पतंजलि का भी ला सकते हैं। इसको आप आधी चम्मच यानी कि 1 से 2 ग्राम चूर्ण आपको डेली लेना है। रात को सोने से पहले आपको गाय के दूध के साथ ले लेना है। अब गाय का दूध नहीं है तो जो दूध उपलब्ध है उसी के साथ ले लीजिए, दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप इसके पत्ते का, इसकी जड़ का काढ़ा बना के भी पी सकते, भी आपके पास उपलब्ध है तो वो भी आप पी लीजिए। इससे भी आपका थायराइड काफी हद तक कंट्रोल होने लग जाता है। पर मित्रों होम रेमेडीज के साथ समाधान के लिए पूरा नियम पालन, प्राणायाम, व्यायाम साथ में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। होम रेमेडीज आपको कुछ सॉल्यूशन देगी पर स्थायी सॉल्यूशन पूरा करने से होता है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मित्रों मुलट्ठी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुलट्ठी आपको कैसे लेना है, मुलट्ठी जब आप लेते हैं ना मित्रों, तो मुलट्ठी को आप ऐसे जैसे लिया और उसका भी काढ़ा बना के भी आप पी सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 10 ग्राम जितनी तुलसी का रस ले लीजिए, तुलसी के पत्ते का रस 10 ग्राम जितना ले लीजिए, उसमें करीब 2 से 3 ग्राम जितना एलोवेरा का जूस मिला लीजिए, और ये आप पी सकते हैं, सुबह शाम पी सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। और धनिया का चटनी बना लीजिए, खाली धनिया की चटनी बना लीजिए। उसमें धनिया कितना लेना है, इतना मुट्ठा भर धनिया ले लीजिए और उसकी पीस के चटनी बना लीजिए, उसमें पानी मिला के उसको वैसा रस बना के पी जाइए। आप धनिया का काढ़ा भी पी सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। अब मित्रों काढ़ा ये जो लेने होते हैं ना, या तो आप खाली पेट लीजिए या भोजन के 2 घंटे बाद ले लीजिए, वो भी सेम काम करेगा, दिक्कत नहीं देगा। तो धनिया का काढ़ा कैसे बनाना है, 1 चम्मच जितना धनिया लीजिए, उसको आप पानी में 1 गिलास पानी में उबालिए, 300 ml पानी में उबालिए, 150 ग्राम रह जाए तो काढ़ा बन गया। आप इसको थोड़ा नॉर्मल होके पी सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं। ये आपके थायराइड को काफी जल्दी नियंत्रित करता है। और यदि आपको वात और कफ की समस्या भी साथ में है और थायराइड भी है, तो आपको क्या करना है, दूध में हल्दी मिलाइए, आप 2 चुटकी हल्दी डालिए दूध में और इसको घोंट के फेंट के पी जाइए। ये आपके थायराइड के साथ आपके वात और आपके कफ के दोषों का भी शमन करेगा। यदि आपको पित्त बढ़ गया है, क्योंकि कई बार दवाइयां खाने से पित्त बढ़ जाता है, तो आप हल्दी मत मिलाइएगा। और आपको कफ वगैरह की समस्या नहीं है तो इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, गाय का घी डाल लीजिए, वो भी आपको काफी अच्छा आराम देगा। और इसके अलावा मित्रों आप अपने भोजन में जो शामिल कर सकते हैं, मैं आपको भी प्रयोग बता दूं कि आपको ये अंजीर है, मुनक्का है, ये पेट बहुत अच्छा साफ करते हैं। बादाम है, ये आप भिगा दीजिए 6 से 8 घंटा, मिनिमम 6 घंटा 8 घंटे भिगा दीजिए। उसके बाद अलग अलग भिगाइएगा, अंजीर मुनक्का साथ में भिगाया चलेगा पर बादाम अलग भिगाइएगा। उसके बाद खूब चबा के खाइए, या इसको पीस के भी आप खा सकते हो, उससे भी दिक्कत नहीं होती है, तो आप वो खाइए। और इसके अलावा मित्रों प्याज जो होती है ना, प्याज की आप पतली स्लाइस काट लीजिए, इतनी पतली पतली, उसके बाद उसको गले पर, उसको ऐसे ऐसे गले पर मालिश करिए। प्याज की जो स्लाइस है ना, उससे आप गले पे जो हिस्सा है ना पूरा थायराइड का, ये पूरा आगे पीछे मालिश करिए, क्योंकि पीछे पैराथायराइड होती है ना, उसको भी बैलेंस करना है, नहीं तो खून में गड़बड़ करता है, पहले मैं बता चुकी हूँ। तो वो आपको पूरा मालिश कर देना। वो प्याज ऐसे हाथ में टुकड़े ले लीजिए, मेरे पास अभी कुछ है नहीं तो मैं बता देती। प्याज के टुकड़े हाथ में से लेके और उसको ऐसे ऐसे करके मालिश कर दीजिए। रस नहीं लेना है, प्याज के टुकड़े लेने हैं, प्याज के टुकड़े से ही मालिश करनी है। तो ये मालिश करिए, ये आपके थायराइड को काफी अच्छा आराम देता है और ये काफी जल्दी थायराइड को क्लियर करने में आपकी सहायता करता है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए आप लौकी का रस भी पी सकते हैं। यदि आपका मोटापा ज्यादा है तो लौकी का रस पी सकते हैं। और यदि आप
कफ की प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, इसका सूप पी लीजिए। इसको लौकी को उबाल के सूप बना लीजिए, उसमें थोड़ा 1-2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए, थोड़ा हल्का सा नमक डालिए। नमक आपको ज्यादा खाना नहीं है, नमक आपको ज्यादा नुकसान करेगा, तो बैलेंस में रखिए। तो ये भी आप लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है मित्रों। तो मित्रों, हमने आपको थायराइड के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, विस्तार से बताई हैं। अब बात इतनी सी है कि रहन सहन खान पान की सारी गलतियां सुधारी जाएं तो हम पुराने जहां हैं वहां पहुंच सकते हैं, डैमेज क्लियर कर सकते हैं प्राणायाम से। तो डैमेज भर जाता है प्राणायाम से, तो आप वो करेंगे तो आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा। और जो माँ बनने की समस्या है, माँ नहीं बन पा रही, वो माँ भी बन पाएंगी, पर निर्देशों का कितना पालन करते हैं सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अब यदि आपका कोई प्रश्न बचा है तो टिप्पणी वीडियो पर करिएगा, सबसे पहले हम वीडियो पे ही उत्तर देते हैं। उसके अलावा आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी दिया है, नंबर भी दिया, आप हमें वहां भी प्रश्न कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना हमसे वो भी बात कर सकते हैं। किसी को होता है वीडियो से संतोष नहीं मिलता तो उनको हमारे से बात करनी होती है, तो भैया अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी आपको बात करने के लिए। तो सारी चीजें हैं, आपको जैसे करना है आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, पर इसमें क्या नहीं बताने वाली बात मैंने बता दी, जरा मुझे वो भी बता दीजिएगा यदि आपको वीडियो लंबा लगा है तो। धन्यवाद। वंदे मातरम।